जय हिंद। वेलकम टू द शाइन क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा और आप मेरे साथ पढ़ रहे थे कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन। अभी तक हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए और उसमें हमने कैलोरीमेट्री वाला पार्ट खत्म कर लिया। अभी हम लेक्चर 4 से हम थर्मल एक्सपेंशन को शुरू कर रहे हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन जैसे कैलोरीमेट्री इजी था, थर्मल एक्सपेंशन भी इजी है और इम्पोर्टेंट है, तो आप इस पार्ट को ढंग से समझिएगा। तो हम सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं स्केल्स की। जैसे टेम्परेचर मेजर करने के डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स रहते हैं आपके पास में। कौन कौन सा रहता है? डिग्री सेल्सियस में हम मेजर करते हैं टेम्परेचर, फारेनहाइट में मेजर करते हैं, और आपके पास में आप केल्विन में मेजर करते हैं। तो हम प्रैक्टिकल लाइफ में जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं वो तो हम फारेनहाइट यूज़ कर रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए आप किसी फीवर वगैरह चेक करते हैं तो वो टेम्परेचर फारेनहाइट में है आपके पास में। और जो हम फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं वो मोस्टली डिग्री सेल्सियस में या फिर आपके पास में केल्विन में रहता है, वहाँ पे फारेनहाइट में नहीं देता। तो हम तीनों ही को हम सही ढंग से देखेंगे भाई, डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन में कैसे कैसे डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है, वो सब चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, आप समझिएगा ना बात को सही ढंग से। बहुत आसान सी चीज़ है। जैसे मान लीजिए डिग्री सेल्सियस वाला स्केल है तो वो कहाँ से शुरू होता है? डिग्री सेल्सियस अपने शुरू करते हैं 0 से। 0 डिग्री सेल्सियस से देखिए कितना होता है आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, सेम स्केल को अगर आप फारेनहाइट में कैलिब्रेट करेंगे, सेम स्केल को अगर हम फारेनहाइट में लेके तो लेंथ सेम है आपके पास में, जो लेंथ है वो सेम है। तो यहाँ पे शुरू होता है 32 फारेनहाइट से, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 32 फारेनहाइट। अच्छा, यहाँ पे ये वैल्यू आती है आपके पास में 212 फारेनहाइट। समझ में आ रही बात? तो फारेनहाइट में 0 डिग्री को अगर आप फारेनहाइट में बोलेंगे 32 फारेनहाइट बोलेंगे, और अगर आप 100 डिग्री को फारेनहाइट में बोलेंगे 212। तो यहाँ पे कितने डिवीजन है टोटल आपके पास में? तो यहाँ पे कितने डिवीजन है? तो हमारे तो इक्वल इक्वल डिवीजन होंगे, तो कितने हैं? 100 इक्वल डिवीजन है यहाँ पे। अच्छा, इससे बता सकते हैं कितने इक्वल डिवीजन है आपके पास इस स्केल में? तो ये आ गया 212 माइनस 32, 212 माइनस 32। तो अगर आप 12 इधर से उड़ाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 20, दैट इज 180 इक्वल डिवीजन। यहाँ पे कितने आपके पास? 180 इक्वल डिवीजन। सही, ठीक है जी। अब आप क्या बोलेंगे? हम ये बोल सकते हैं भी 100 इक्वल डिवीजन ऑफ सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 180 डिवीजन ऑफ, मतलब 100 डिवीजन ऑफ सेल्सियस स्केल किसके बराबर हो गया? 180 डिवीजन ऑफ आपके पास में दैट इज फारेनहाइट स्केल। ऐसे बोल सकते हैं। अगर केल्विन नहीं बना रहते ना, अगर आप इसे केल्विन स्केल बना के देखेंगे तो क्या लिखेंगे आप? केल्विन में आप ऐसे बोलेंगे। तो यहाँ पे 0 डिग्री के मतलब कितना केल्विन होता है बच्चों? 273 केल्विन। और यहाँ पे अगर देखें 373 केल्विन। तो इसमें कितने डिवीजन है? इसमें भी 100 इक्वल डिवीजन है, इसमें भी 100 इक्वल डिवीजन। आई होप यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना। यहाँ पे तो बहुत ही स्मूथली हम प्रोसीड कर पाए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नाम लिख देते हैं एक बार। ये कौन सा स्केल है आपके पास? ये सेल्सियस, सेल्सियस स्केल। ये कैसा है? फारेनहाइट स्केल। और ये कैसा है? केल्विन स्केल। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? हम ये बोलते हैं 100 डिवीजन ऑफ सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 180 डिवीजन ऑफ फारेनहाइट स्केल इज इक्वल टू 100 डिवीजन ऑफ केल्विन स्केल। तो केल्विन वाला तो कन्वर्जन हमें पता है भाई। अगर डिग्री में आपको टेम्परेचर गिवन है, केल्विन में निकालना है तो आप प्लस 273 कर देते हैं। इसमें थोड़ा दिक्कत है, पहले इस पे थोड़ी चर्चा कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूं दैट इज 100 डिवीजन ऑफ सेल्सियस स्केल किसके बराबर होगा आपके पास? दैट इज 180 डिवीजन ऑफ फारेनहाइट स्केल। फारेनहाइट स्केल ऐसे ही। तो अगर आपके पास में ऐसा है, तो अगर मैं ये बोलूं कि 1 सेल्सियस स्केल डिवीजन, 1 सेल्सियस स्केल डिवीजन किसके बराबर आएगा बच्चों? दैट इज 180 बाई 100 ना। तो ये बन जाएगा आपके पास 9/5 फारेनहाइट स्केल डिवीजन। देखिए यहां तक कोई दिक्कत है क्या? आपके पास में 100 डिवीजन ऑफ सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 180 डिवीजन ऑफ फारेनहाइट स्केल। तो अगर आप देखें 1 सेल्सियस स्केल डिवीजन किसके बराबर होगा? 9/5 फारेनहाइट स्केल डिवीजन। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है। अब आप देखिए, ऐसे मान लेते हैं कि हमारे पास में सेल्सियस स्केल में जो रीडिंग है वो कुछ टीसी है आपके पास में। ठीक है, अब इस टीसी को अगर सेल्सियस में लिखेंगे तो ये लेंथ है आपके पास में टीसी। अगर आप इसी लेंथ को फारेनहाइट में लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए, 1 डिग्री सेल्सियस आपके पास में 9/5 फारेनहाइट के बराबर है। तो अगर आप देखेंगे भाई साहब टीसी, मतलब अगर ये इतना टेम्परेचर होगा तो किसके बराबर होगा आपके पास? तो आप इसमें टीसी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो टीसी आपके पास में हो गया सेल्सियस स्केल डिवीजन किसके बराबर हो जाएगा? 9/5 टीसी फारेनहाइट स्केल डिवीजन।
मतलब इस लेंथ को आप या तो टीसी बोल दीजिए, भाई ये वाली लेंथ है तो टीसी होगी आपके पास। और अगर आप इसकी इक्विवेलेंट लेंथ यहां पे देखेंगे तो ये दो लेंथ तो बराबर है, पर या तो आप इसको टीसी लिखिए या फिर आप इसे लिखिए 9/5 टीसी। अरे समझ में आ रहा है? तो अगर आप देख रहे हैं भाई साहब इस फारेनहाइट स्केल की जो रीडिंग होगी, ये फारेनहाइट स्केल की रीडिंग होगी, वो रीडिंग कितनी होगी? दिस लेंथ ये पता है आपको, प्लस ये वाला फारेनहाइट स्केल की रीडिंग कितनी आएगी आपके पास? स्टार्टिंग पॉइंट था 32 प्लस अब 32 से कितना आगे है? इतना आगे है। और आपको अगर आप ये वाला लेंथ देखेंगे तो किसके बराबर? 9/5 टीसी। 9/5 टीसी। बिकॉज यहां का जो डिवीजन है, यहां पे जो डिवीजन है वो तो फारेनहाइट के हिसाब से डिजाइन है ना, यहां का आपके पास में डिग्री सेल्सियस के हिसाब से डिजाइन है। तो अगर आप देखेंगे यहां तक कितने डिवीजन आगे होंगे, तो आप क्या देखेंगे कि अगर आपके पास सेल्सियस स्केल का एक डिवीजन रहता है तो फारेनहाइट स्केल का 9/5 डिवीजन रहता है। समझ में आ रहा है? तो अगर इसके टीसी डिवीजन रहेंगे तो इसके कितने डिवीजन रहेंगे? 9/5 टीसी। तो ये कितने डिवीजन हो गए? यहां तक हो गए 9/5 टीसी, और पहले इनिशियली कितना था आपके पास? 32। तो ये आपके पास में रिजल्ट आ गया जो आपको रिलेशन बता रहा है किस किस के बीच में, फारेनहाइट और आपके पास में जो टेम्परेचर रहेगा डिग्री सेल्सियस में। तो ये रिलेशन आपको याद रहना चाहिए, रिलेशन इंपॉर्टेंट है। एक बार वापस देख लीजिए आप, हम बोल रहे हैं कि जो इक्वल जो स्केल था उसको कैलिब्रेट किया, यहां पे 100 हिस्से में किया गया, यहां पे 180 हिस्सों में किया गया। तो यहां पे जब आपके पास में एक स्केल की रीडिंग आ रही होगी तो यहां पे एक स्केल ज्यादा आ रहा होगा, बिकॉज वही लेंथ को यहां पे 100 हिस्से में तोड़ा गया, यहां पे उसी लेंथ को 180 180 डिवीजन में इसको डिवाइड किया गया। तो अगर आप देख रहे हैं कि इसका टेम्परेचर कुछ टीसी होगा, तो मतलब यहां पे जो टीसी डिवीजन आएंगे ना आपके पास, जैसे मैं 30 डिग्री होता तो कितने डिवीजन आते? 1 2 ऐसे 30 डिवीजन आते। पर यहां पे फारेनहाइट स्केल में लेंथ तो उतनी ही है पर डिवीजन 30 नहीं होंगे। कितने होंगे? 9/5 मल्टीप्लाई 30, बिकॉज 1 डिवीजन ऑफ सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 9/5 फारेनहाइट स्केल डिवीजन के बराबर है। समझ में आ गया? तो ये डिवीजन हो गया 9/5 टीसी। अच्छा, इनिशियल था 32, तो फाइनल रीडिंग क्या बनेगी? F इज इक्वल टू 32 प्लस 9/5 टीसी। तो ये कन्वर्जन हो गया आपके पास फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में। समझ में आ रहा है? तो F आपके पास में है टेम्परेचर इन फारेनहाइट, टेम्परेचर इन फारेनहाइट, और ये आपके पास में टेम्परेचर है किसके अंदर? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत नहीं यहां पे? ठीक है। अगर आप मान लीजिए इसी को अगर आप केल्विन स्केल में कन्वर्ट करते तो कैसे कर सकते हैं? केल्विन स्केल में आप क्या लिखते? केल्विन स्केल में लिखते अच्छा यहां पे भी 100 है, यहां पे भी 100 है। इसका मतलब क्या बोलते? 100 डिवीजन ऑफ सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 100 डिवीजन ऑफ केल्विन स्केल। तो 1 डिवीजन ऑफ सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 1 डिवीजन ऑफ केल्विन स्केल। तो अगर यहां पे टीसी होता तो यहां पे ये वाली लेंथ भी किसके बराबर होती? टीसी होती है आपके पास। तो आप क्या लिखते? अगर आप केल्विन में लिखते तो केल्विन कितना बनता है आपके पास? ये वाली लेंथ, यहां पे भी कितने डिवीजन है? यहां पे टीसी डिवीजन आया तो यहां पे भी टीसी डिवीजन आएंगे। लेंथ तो सेम है पर डिवीजन भी बराबर है ना। तो इसमें अगर मैं 30 डिग्री होगा तो यहां पे भी ये जो डिवीजन आएगा ये भी 30th डिवीजन ही होगा। तो आप क्या लिखेंगे? ये तो 30 हो गया डिवीजन, इनिशियली कितना था? 273। तो आप क्या लिखेंगे? 273 प्लस आपके पास में टेम्परेचर इन सेल्सियस, ऐसा कुछ बन जाएगा। ये केल्विन स्केल हो गया। ये तो हम यूज करते ही आ रहे थे, इसमें तो हमें दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आ रहा है हम कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर डिग्री सेल्सियस में पता है, ये वाली लेंथ हमें डिग्री सेल्सियस से पता है, तो इतनी लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग इस स्केल में कितने डिवीजन आ रहे हैं? तो इसमें भी टीसी तो इसमें भी टीसी, बिकॉज इसका एक स्केल इसके एक स्केल के बराबर है। पर यहां पे अगर आपने देखा तो इसका एक स्केल 9/5 स्केल्स के बराबर था। तो अगर इसमें आपके पास में टीसी स्केल्स आ रहे होंगे तो यहाँ पे आ रहा है 9/5 टीसी। तो आपने लिखा ये वाले डिवीजन तो हो गए 9/5 टीसी, पहले था 32। तो ऐसा कुछ रिजल्ट आपके पास बन गया। ये दोनों रिजल्ट आपके पास में इंपॉर्टेंट है, ये तो हमें याद रहता है, ये तो बहुत ही यूज होता है, पर इसको थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा, कभी सवाल आ जाए तो आप इसे कर सकते हैं। तो अब मैंने कैसा भी स्केल मेरे पास में है मैं उसे बहुत आसानी से कैलिब्रेट कर सकता हूं। कैलिब्रेट का मतलब समझते हैं? कैलिब्रेट का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपके पास स्केल है वो सेंटीमीटर में है, आपने एक नई यूनिट बनाई, कुछ नई यूनिट मान लीजिए आपने कुछ बनाई, रामलाल करके कोई यूनिट बनाई। अब उसमें मान लीजिए जैसे 1 सेंटीमीटर में आपको दिखाई देता है, वैसे 10 mm है, तो आपने क्या किया? जैसे 15 सेंटीमीटर का स्केल था तो उसे 15 ना करके आपने 40 कर दिए कुछ। तो आप बोलते हैं सर ये जो इसकी लेंथ है वो 40 हिस्सों में डिवाइड कर दी और एक हिस्सा 1 रामलाल के बराबर है मान लीजिए। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कुछ भी कैलिब्रेट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं, आप बहुत इजीली इसको कैलिब्रेट कर पाएंगे। मैं आपको दिखाता हूं ना, पहले आप इसको छाप लीजिए। अभी हम कैलिब्रेशन करना सीख गए हैं। क्या कैलिब्रेशन समझ में आता है कि आपने स्केल को बदल दिया और उसमें एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं वो। तो एक हम ऐसे ही कुछ एक थोड़ा करके देखते हैं।
दो स्केल से, ताकि हमें थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यहाँ पे ये आपके पास में डिग्री सेल्सियस का स्केल है ना, ये 0 डिग्री सेल्सियस है और ये 100 डिग्री सेल्सियस है। अभी मान लीजिए कुछ नया हमने कोई स्केल बनाया, हमने खुद ने बनाया, उसके का नाम मान लो फर्जी स्केल है। इस स्केल का नाम क्या है? फर्जी स्केल। ऐसा कोई स्टैंडर्ड स्केल नहीं है, अपने ने खुद सोच के बनाया। मैंने बोला कि यही जो स्टार्टिंग इसका 0 डिग्री, मतलब इस फर्जी स्केल का कुछ 10 F, ये फारेनहाइट नहीं है, इसको ये फर्जी से ऐसे F लगेगा तो कुछ और लिख देते हैं इसको, फर्जी स्केल बोल देते, फर्जी स्केल। इसका यहाँ पे P, तो मतलब 0 डिग्री मतलब 10 फर्जी, 100 मान लो, 100 डिग्री मान लो 90 पर जी कर दिया मैंने। अब मेरा मन किया जो भी आप कर सकते हैं। अब मैंने आपको बोला फाइंड रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड पर जी। मान लीजिए सवाल होता फाइंड रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड पर जी। ये पर जी ऐसे अपने ने खुद ने बनाया, कोई फर्जी स्केल है ना ये। तो आप इसको करके बताइए कैसे आप लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे कि डिग्री सेल्सियस पर जी में क्या रिलेशन है। हाँ भी हुआ। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, 100 डिवीजन जो आपके पास में डिग्री सेल्सियस में है, 100 डिवीजन किसके? ऑफ सेल्सियस स्केल डिवीजन किसके बराबर है? यहां पे कितने डिवीजन होंगे? 80 डिवीजन ऑफ सेल्सियस स्केल। 100 डिवीजन ऑफ सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 80 डिवीजन ऑफ परजी स्केल। 80 डिवीजन ऑफ परजी स्केल। तो अगर आप देखिए 1 सेल्सियस स्केल डिवीजन किसके बराबर आया आपके पास? 8/10 परजी स्केल डिवीजन। 8/10 परजी स्केल डिवीजन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक पहुंच गए। अब आप देखिए, मान लीजिए हम यहां से कुछ यहां पे पहुंच जाते हैं, कितने टेम्परेचर पे? टीसी में। तो देखिए अगर यहां पे टीसी था तो इसके कितने डिवीजन आ जाएंगे? तो एक अगर डिवीजन रहता आपके पास में डिग्री सेल्सियस स्केल का तो 8/9 दैट इज एक स्केल। अगर एक डिवीजन रहता दैट इज 8/10 परजी स्केल डिवीजन। तो अगर आप देखें टीसी स्केल, इसमें टीसी डिवीजन हो जाएगा तो इसमें कितना? दैट इज 8/10 टीसी। तो अगर आप देखिए इस परजी स्केल के अंदर जो डिवीजन आपके पास में होंगे दैट विल बी 8/10 डिवीजन। और इसमें टीसी डिवीजन, इसमें अगर एक डिवीजन है तो इसमें 8/10, इसमें अगर टीसी डिवीजन है तो इसमें 8/10 टीसी। अब आप इसकी रीडिंग लिख दीजिए। भाई परजी स्केल की फाइनल वैल्यू कितनी है? इनिशियल था 10 प्लस एक्स्ट्रा कितना गया? 8/10 टीसी। ये आपका जवाब हो गया। तो मान लीजिए कोई घर पे भी आप स्केल बनाए तब भी आप ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। फारेनहाइट वाला ठीक है स्टैंडर्ड है तो हम निकाल पा रहे हैं, पर आपको समझने में आना चाहिए हम कैसे एक स्केल से दूसरे स्केल में चले जाते हैं, तो उसकी वैल्यूज और रिलेशन कैसे लिख पा रहे हैं। समझ में आ रही है ये बात? हमें यहाँ पे दिखा अगर 1 डिग्री सेल्सियस है मतलब 8/10 पर जी है। तो अगर आपके पास में टीसी डिवीजन है तो कितना हुआ? 8/10 टीसी। एक डिवीजन तो 8/10 पर जी। तो अगर आपके पास में होगा दैट इज टीसी डिवीजन होंगे आपके पास में तो कितना बन जाएगा? दिस विल बिकम 8/10 टीसी के बराबर हो जाएगा ये। तो आपने यहां पे वैल्यू लिख दी। आसान था, ठीक है, छाप लीजिए। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है आपके पास और इस तरह कभी कभी रेयरली पूछ भी सकता है। आपको बोला गया फारेनहाइट में टेम्परेचर गिवन है तो आपसे पूछा गया बताइए डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कितना होगा और केल्विन में कितना होगा, करके बताइए। तो हम क्या लिखेंगे? हमें एक्सप्रेशन याद है, तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था, फारेनहाइट में जो टेम्परेचर दैट इज 32 प्लस 5/9 और टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ऐसा ही आपके पास ये रिजल्ट यूज होता है। फारेनहाइट में कितना है? 80, तो आपने लिखा 80 इज इक्वल टू 32 प्लस 5/9 और टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अच्छा ये वाली वैल्यू देखते हैं कितना आएगा आपके पास। तो ये बन गया 48, दिस इज बिकम 48। सही, ये इधर गया तो 48 बनेगा आपके पास। इज इक्वल टू 5/9 टीसी। तो टीसी की वैल्यू आपके पास में आ गई दैट इज 48 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 5 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर हो जाएगा। अब इस सोल्व करेंगे तो आप आगे की जो एग्जैक्ट वैल्यू वो भी निकाल सकते हैं। अब पूछा गया केल्विन में, टेम्परेचर केल्विन में कितना होता है? अगर डिग्री सेल्सियस से पता था 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? दैट इज 273 प्लस ये वाली वैल्यू सोल्व कर लीजिए डिवाइड बाय 5, ये आ गया टेम्परेचर इन केल्विन में।
आसान था, तो कभी यार ये आए ना तो आप ये रिजल्ट याद रख लीजिएगा ना। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको नया स्केल बता देगी, भाई साहब एक नया स्केल हम डिजाइन कर रहे हैं, उसका जब 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब है उसकी वैल्यू ये, जैसे हमने इससे पहले किया था फर्जी स्केल करे, कुछ फर्जी ऐसे नाम हमने लिखा था। तो वैसा कभी स्केल देखे आए तब भी आप ये एक्सप्रेशन खुद से ड्राइव कर लीजिएगा और फिर आप वैल्यूज पुट करके आप देख लीजिएगा इसमें। ठीक है बच्चों, तो आसान सवाल था, छाप लीजिए आप इसको। अब इस सवाल आपके सामने है। सवाल में क्या बोला गया कि आयरन पीस का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया। तो आपसे पूछा गया कि फारेनहाइट स्केल में चेंज कितना आएगा टेम्परेचर के अंदर और केल्विन स्केल में कितना चेंज आएगा टेम्परेचर के अंदर। क्या अगर मान लीजिए जैसे डिग्री सेल्सियस में चेंज आया, 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का चेंज हुआ है आपके पास, इसको 30 कर देते हैं ना, 30-80 कर देते हैं। तो अगर अब देखेंगे तो अब जो डिग्री सेल्सियस में चेंज है वो 50 डिग्री का है, तो फारेनहाइट में कितने का चेंज है और केल्विन में कितने का, ये आपको बताना है। सिंपल सवाल है, करके बताइए। तो क्या लिखा जा सकता है, फारेनहाइट का जो स्केल है वो ऐसा 32 प्लस 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस, ऐसे एक्सप्रेशन रहता है आपके पास। 32 प्लस 9/5 TC। अब देखिए इनिशियल टेम्परेचर था आपके पास में 30 डिग्री, तो अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 32 प्लस 9/5 30 डिग्री। तो ये तो आ गया एक वैल्यू फारेनहाइट में। दूसरी वैल्यू कितनी है आपके पास, 32 प्लस 9/5 और ये आ गया आपके पास 80 डिग्री। अब दोनों सेपरेट कर दीजिए, आपको डिफरेंस देखना है तो यहाँ पे देखिए, इट इज F2 माइनस F1 कितना आएगा आपके पास, इट इज 9/5, ये तो कट जाएगा ना, मल्टीप्लाई 50। समझ में आ रहा है, इसको इसमें से डिफरेंट मतलब सब्ट्रैक्ट किया तो ये 32 तो इससे उड़ गया, तो यहाँ पे 9/5 80 माइनस 30 50 बन गया आपके पास, कितना आ गया 90 आ गया आपके पास। तो फारेनहाइट 90 फारेनहाइट आपके पास में रिजल्ट हो गया, डेल्टा F इज इक्वल टू 90 फारेनहाइट। सही, ठीक है। अब अगर हम बात करें केल्विन स्केल, तो केल्विन स्केल के तो हम पुराने हैबिचुएटेड हैं, तो हमें समझ में आता है भाई साहब जितना डिग्री सेल्सियस में आता है उतना केल्विन स्केल में आता है। फिर भी लिख देता हूं मैं, देखिए टेम्परेचर इन केल्विन होता है आपके पास में 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप देखें केल्विन स्केल में पहली वैल्यू अगर आप देखें 273 प्लस टेम्परेचर कितना है 30, दूसरी वैल्यू देखेंगे दैट विल बी 273 प्लस 80। फिर अगर आप K2 माइनस K1 लिखेंगे तो दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, कितना है 50 केल्विन। तो केल्विन स्केल में जो डिफरेंस है वो 50 केल्विन का है और फारेनहाइट स्केल में जो डिफरेंस दैट इज 90 का। क्लियर है, छाप लीजिए। हमने इससे पहले बात की थी कि स्केल कैसा है आपके पास में, सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अभी हम एक्चुअली थर्मल एक्सपेंशन में चलते हैं। इससे पहले हम थर्मल एक्सपेंशन पढ़ ही नहीं पाए ना, अभी तो हम स्केल्स की बात कर रहे थे, अभी हम एक्चुअली थर्मल एक्सपेंशन को शुरू कर रहे हैं। थर्मल एक्सपेंशन एक कॉमन फिनोमिनन है जो आपको देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तभी आप पहली बार देख रहे हैं, नहीं, आपने प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बार थर्मल एक्सपेंशन देखा है। कहाँ पे देखा है, अगर आपको याद हो छोटी क्लासेस के अंदर 7th 8th में आपको बोला जाता है भाई दो जो रेल्स हैं, जो ट्रेन जिसके ऊपर मूव करती है, तो उन दो रेल्स के बीच में गैप रखा जाता है। वो गैप क्यों रखा जाता है, उसका जवाब क्या था, उसका जवाब थर्मल एक्सपेंशन था। हम ये बोलते हैं जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेल्स की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, लेंथ अगर बढ़ जाएगी तो गैप क्या हो जाएगा आपके पास में, कम हो जाएगा। तो वो भी गैप क्यों कम हो रहा है, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से कम हो रहा है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे वो एक सवाल ये रहता था कि जो आपके पोल्स पे जो वायर रहती है उस वायर को थोड़ा लूज क्यों रखा जाता है, फुली टाइट क्यों नहीं रखा जाता। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई अगर आप उसे लूज रखेंगे तो बेनिफिट ये है कि जब ठंड पड़ेगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो चीज़ों की जो लेंथ है या फिर एरिया है वो एक्सपेंड करती है, चीज़ें एक्सपेंड करती है। और टेम्परेचर बढ़ता है तो वो एक्सपेंड करती है, और अगर आपका टेम्परेचर घटेगा तो वो श्रिंक होने की कोशिश करेगी। तो अगर आप वायर को बहुत टाइटली बांध देंगे, जैसे जैसे गर्मी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, वायर थोड़ा लूज हो जाएगा, पर अगर जैसे जब कोल्ड शुरू होगा तो श्रिंक होने की कोशिश करेगी। श्रिंक होगी तो पहले से टाइट थी तो वो ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं, इस वजह से वायर को लूज रखते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि जो ये आपके पास में गोल्ड स्मिथ हैं, आयरन स्मिथ हैं, ये सब क्या क्या करते हैं आपके पास में, ये भाई साहब मेटल को पहले गर्म करते हैं, गर्म करने से वो एक्सपेंड होता है, फिर उसको पतला करते 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 बहुत पतली पतली वायर में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर शेप बदल लेते हैं। जैसे एक मेटल का क्यूब है, आप उसे गर्म करके पतला करके फिर आप उसे अलग लेंथ में, उसको अलग डायमेंशन में आप उसे मतलब बना सकते हैं, और उससे आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स या फिर
बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोहे से बनती है, आयरन से बनती है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। सेम आपके इसमें गोल्ड में है, तो गोल्ड में क्या करते हैं, पहले गोल्ड को गर्म करते हैं, तो गर्म करके एक्सपेंड होता है, फिर उसको पीटते 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 उसकी लेंथ बढ़ा लेते हैं, फिर कुछ कुछ उससे बनाना है, हार बनाना है, जो भी बनाना है, जो भी चीज़ को पहनना है वो बना देता है। तो मतलब ये बात तो हमें समझ में आ रही है, थर्मल एक्सपेंशन हमारे आसपास होने वाली चीज़ है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा कुछ नया है। अब एक सिंपल सी बात से हम शुरू करते हैं, भाई जो आपके पास मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस है वो हीट करने से एक्सपेंड होते हैं। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस मतलब हर सब्सटेंस नहीं, ऐसे कुछ कुछ सब्सटेंस ऐसे भी हैं जिनको हीट करने से वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज में कंप्रेस हो जाते हैं या फिर वो श्रिंक होने की कोशिश करते हैं। सबका मतलब वॉल्यूम, लेंथ, एरिया बढ़े ये कोई जरूरी नहीं है, पर मोस्टली ऐसा ही होता है कि अगर आप किसी चीज़ को हीट करते हैं तो एक्सपेंड करता है। तो हमने यही से शुरुआत की कि मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस एक्सपेंड व्हेन दे आर हीटेड। सही है, तो ये वाली बात आप लिख सकते हैं। और इसके एग्जांपल्स तो आप देखिए, भाई रेल वाला एग्जांपल हो गया आपके पास में, वायर्स का एग्जांपल हो गया आपके पास में, ये जो गोल्ड स्मिथ करता है वो हीट करता है, फिर उसको लेंथ बढ़ा देता है, तो वो सब चीज़ें हम देख चुके हैं। अब हम थोड़ा सा अगर इंटरमोलिक्यूलर लेवल पे चलें, अब इंटरमोलिक्यूलर हमें ये दिखता तो है भाई साहब, अगर आप हीट करेंगे तो उसमें जो एक्सपेंशन आएगा वो क्यों आता है एक्सपेंशन, उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। तो अगर आप बात करेंगे एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, अगर आप बात करें एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, तो होता क्या है आपके पास में, ये कर्व है आपके पास में, ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस सेपरेशन बिटवीन द टू एटम्स का कर्व है। जैसे हमारे ये दो एटम्स है आपके पास में, क्योंकि कोई भी चीज बहुत सारे एटम से मिलकर बनी हुई होगी ना, ऐसे एटम्स हैं आपके पास में। अगर इनके एटम्स के बीच का सेपरेशन कम होगा, सब एटम पास पास में होंगे, तो आपके पास में वो कम जगह में या फिर कम लेंथ में तो वो एक्सपेंड नहीं होगा। अगर पास पास आ जाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो एटम्स अभी इतनी दूर थे, सब इतनी दूर पे हैं, अब हमारे सब पास आ जाएंगे, अपने पास आ जाएंगे, तो भाई सब क्या हो जाएगा, सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर मान जैसे ये नॉर्मल सेपरेशन था आपके पास, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये सेपरेशन है आपके पास में। इक्विलिब्रियम पोजीशन वो होती है ना जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो ये वाला पॉइंट है आपके पास जहां पे मिनिमम पोटेंशियल, दिस इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब आप देखिए, अब अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, अगर आप जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इस सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। अभी आपने देखा मिनिमम एनर्जी था, इक्विलिब्रियम पे था, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप इस सिस्टम को हीट करेंगे तो सिस्टम को हीट करने से सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, तो अभी ये एनर्जी थोड़ा ऊपर चला जाएगा आपके पास, यहाँ पे कुछ चला जाएगा, तो ये वाला पॉइंट आपके पास में R1 को शो कर रहा है, मान लीजिए ये वाला पॉइंट ऐसे कुछ R2 को शो कर रहा है। अब ये ग्राफ जो आपके पास में वो ग्राफ सिमेट्रिक नहीं है, ये जो आपके पास में ग्राफ है वो ग्राफ सिमेट्रिक नहीं है, वो ऐसे करके कुछ थोड़ा सा मतलब सिमेट्रिक होता है, बिल्कुल ऐसे ऐसा होता है सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक होता है बच्चों कुछ ऐसा होता है आपके पास, ये सिमेट्रिक नहीं है, असिमेट्रिक है। अगर ये असिमेट्रिक है तो इससे क्या हो रहा है, जैसे आपने हीट किया तो ये R1 है, ये R2, तो इसका अगर आप मीन लेंगे तो यहां पे दिखाई देगा, दिस इज मीन, R मीन। तो R मीन पहले ये था, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो R मीन की वैल्यू क्या होगी, थोड़ी सी शिफ्ट होगी, बिकॉज ये ग्राफ आपके पास में सिस्टमैटिक मतलब सिमेट्रिक ग्राफ नहीं है। अगर सिमेट्रिक होता जितना इधर होता उतना उधर होता, ये सेंटर पॉइंट मिलता। अब क्या आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा केस नहीं है, ये वाली लेंथ है वो ज्यादा है, ये वाली लेंथ कम है, तो इसका अगर आप मीन निकालें तो वो मीन कुछ यहां पे आएगा आपके पास में, दिस इज R मीन। तो अब आप देखिए, पहले जो सेपरेशन था एवरेज सेपरेशन, वो R0 था एटम्स के बीच में, अब एवरेज सेपरेशन ये बन गया, तो एवरेज सेपरेशन क्या हो रहा है आपके पास है, बढ़ रहा है, एवरेज सेपरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सिमिलरली अगर आप ओजोन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका जो R मीन होगा वो यहां से कुछ यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला ज्यादा होगी कम होगी तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा नया वाला R मीन। तो सिमिलर जैसे से आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे से हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है आपके पास में जो एवरेज सेपरेशन है वो क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, या फिर वो बढ़ जा रहा है, आपको वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं, इफ दिस कर्व विल बी सिमेट्रिक, अगर ये कर्व मान लीजिए आपके पास में सिमेट्रिक हो जाता, if this curve will be symmetric, then expansion, then length, या फिर इसे then body will not expand, then body will not expand, will not expand। मेन बस दिक्कत यही हो गया, अगर आपके पास में कुछ ऐसा हो जाता ना कि ये कर्व सिमेट्रिक रहता, अगर ये कर्व सिमेट्रिक रहता तो उससे क्या होता, देखिए ये R1 होता, R2 जितनी दूर R1 होता उतना ही यहाँ पे R2 होता, तो इसका मीन वापस R0 पे ही रहता। अगर ये कर्व सिमेट्रिक होता तो जितना इधर होता उतना यहाँ पे मिलता ना आपको, सिमेट्रिक होता तो इस वाले पॉइंट पे इस वाले पॉइंट पे कट करता, इसका मीन वापस R0 मिलता, ऊपर होता तब भी आपको जैसे सिमेट्रिक तो ऐसे ही दिखेगा ना आपको, एसिमेट्रिक कर्व दिख गया। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये डिस्टेंस जितनी उतनी ये है, तो मीन हमेशा यही रहता, तो मीन सेपरेशन बदलता नहीं अगर आपके पास में
अगर आपके पास में कर्व सिमेट्रिक होता है देन बॉडी विल नॉट एक्सपेंड। क्यों? क्योंकि आर मिनिमम हमेशा जो एवरेज जो सेपरेशन है वो आर नॉट के बराबर ही आता है, वो कभी बदलता नहीं। पर प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। बट दिस कर्व is asymmetric, this curve is asymmetric due to which क्या बोलेंगे हम? अब क्या हो रहा है, कर्व असिमेट्रिक है तो उससे क्या हो जाए, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे एवरेज सेपरेशन क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। ड्यू टू विच, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर एवरेज सेपरेशन बिटवीन एटम्स इज इंक्रीजिंग। और अगर एवरेज सेपरेशन एटम्स के बीच में बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए दो एटम्स पहले यहां पे थे, अब ये बोलेंगे हम अभी इतने नहीं, हम इतना दूर रहेंगे, तो भाई साहब हर एक एटम ऐसे ही बोलेगा, तो बॉडी क्या हो जाएगी आपके पास में, एक्सपेंड हो जाएगी। एवरेज सेपरेशन बिटवीन द एटम्स इज इंक्रीजिंग सो दैट बॉडी इज एक्सपेंडिंग। तो भाई साहब कोई पूछे मेन रीजन क्या है एक्सपेंड होने का, बट टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सपेंड क्यों हो रहा है? बिकॉज ये जो पोटेंशियल ये कर्व है आपके पास में, ये असिमेट्रिक है। अरे कर्व आपके पास में सिमेट्रिक होता तो भाई साहब कभी भी सेपरेशन नहीं बदलता, आपके पास में एवरेज सेपरेशन सेम रहता और बॉडी एक्सपेंड नहीं करती। तो ये कई बार मान लीजिए आपके पास में थ्योरेटिकल सवाल भी कोई पूछ ले कि इस कर्व के बारे में बात कर रहे कि कर्व असिमेट्रिक है, इससे क्या जज होता है? तो कर्व असिमेट्रिक है, टेम्परेचर बढ़ाने से जो आर मीन है वो बढ़ता जा रहा है। बिकॉज अगर आप और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट आएगा, एक ये वाला पॉइंट, इन दो पॉइंट्स की कॉरस्पॉन्डिंग बात होगी। अब इसका मीन लेंगे तो कुछ यहाँ पे दिखाई देगा, और जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे आर मीन क्या हो जा रहा है आपके पास, बढ़ता जा रहा है। अगर सिमेट्रिक होता तो आर मीन हमेशा आर नोट के बराबर आता। आर नोट क्या है, ये वाला जो इक्विलिब्रियम में था, और आपके पास में एक्सपेंशन नहीं होता। क्लियर है बच्चों? तो माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस है, कई बार थ्योरेटिकल सवाल आने के चांसेस इस पे रहते हैं, इस वजह से आपने इसको पढ़ लिया। ठीक है, छाप लीजिए। हमें ये समझ में आ गया कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सेपरेशन तो या फिर बॉडी आपके पास में एक्सपेंड करेंगे। तो अब आपके पास में क्या हो सकता है, जैसे लेंथ है, किसी रोड की लेंथ है तो वो लेंथ चेंज हो जाएगी। अगर कोई प्लेट का एरिया है तो एरिया चेंज हो जाएगा। कोई कंटेनर में वॉल्यूम है तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो तीनों चेंज होते हैं, लेंथ भी चेंज होता है, एरिया भी चेंज होता है और वॉल्यूम भी चेंज होता है। ऑब्वियसली अगर लेंथ चेंज होगा तो एरिया तो ऑटोमेटिक चेंज हो ही जाएगा, बिकॉज एरिया भी तो ट्वाइस ऑफ लेंथ से ही, मतलब एल स्क्वायर से मिलकर बना है ना एरिया, तो लेंथ बदलेगा तो एरिया बदल जाएगा। सिमिलरली वॉल्यूम भी बदल जाएगा। सबसे पहले हम लेंथ के बारे में बात करते हैं कि लेंथ पे किस तरह का इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर को चेंज करने की वजह से। समझ पाए? जैसे मान लीजिए आपके पास में एक रोड रहेगा ऐसे, या फिर एक वायर है। अब उस वायर को हीट करेंगे तो वायर को हीट करेंगे उसकी लंबाई बढ़ेगी ना। अब फील करके देखिए भाई साहब, एक वायर है आपके पास, उस वायर को हीट करेंगे तो क्या होगा, वायर की लेंथ बढ़ जाएगी आपके पास में। तो लेंथ कितनी बढ़ती है, वो क्या क्या है, तो उस चीज़ों पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो लीनियर एक्सपेंशन की बात हो रही है, मतलब वेरिएशन इन लेंथ है। तो ये सबसे पहले ऑब्जर्व हुआ एक्सपेरिमेंटली कि जो चेंज इन लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर डिफरेंस के। सही बात है, आप सोच के देखिए, एक वायर है आपके पास में, ठीक है। अगर आपने उस वायर का टेम्परेचर 30 डिग्री चेंज कर दिया तो कुछ लेंथ में वेरिएशन आएगा। अगर उसी का टेम्परेचर 90 डिग्री चेंज कर दिया तो भाई साहब ज़्यादा वेरिएशन आएगा, लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो ये बात तो सिंपल है भाई, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा करेंगे तो आपके पास में चेंज इन लेंथ भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। ठीक है, और देखते हैं। और चेंज इन लेंथ जो आपके पास में है वो प्रोपोर्शनल है आपके पास इनिशियल लेंथ की। इनिशियल लेंथ कैसे प्रोपोर्शनल है? अगर मान लीजिए आपके पास में बड़ी मतलब वायर है, उसको हीट करेंगे, और एक छोटी वायर है उसको हीट करेंगे, तो किस में लेंथ ज्यादा बढ़ेगी? एक बड़ी वायर है, एक छोटी वायर है, दोनों का सेम टेम्परेचर डिफरेंस से हीट किया तो जो बड़ी वायर होगी वो ज्यादा एक्सपेंड होगी, छोटी वायर कम एक्सपेंड होगी। तो हमने बोला जो चेंज इन लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल लेंथ के। तो अगर आप इन दोनों की प्रोपोर्शनलिटी को हटा के लिखते हैं तो ऐसा बनता है डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा, एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, ये अल्फा नहीं था ना, दिस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये आपके पास में अल्फा कांस्टेंट होगा। तो चेंज इन लेंथ आपके पास में कुछ ऐसा आता है। डेल्टा एल किसको शो कर रहा है बच्चों? चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ, ये बात लिख रहे ना भाई, ये अल्फा नहीं है, ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल है, ये अल्फा है। ठीक है जी, अल्फा क्या है आपके पास? दिस इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। और डेल्टा थीटा, अच्छा एल नोट क्या है? एल नोट है इनिशियल लेंथ, एल नोट क्या है? इनिशियल लेंथ। ठीक है जी, डेल्टा थीटा क्या है आपके पास में? टेम्परेचर डिफरेंस। डेल्टा थीटा इज टेम्परेचर डिफरेंस।
सही है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ठीक है। यार अल्फा का क्या यूज है, अब जैसे आपके पास में दो वायर्स हैं आपके पास में ना, दो वायर्स हैं, एक कुछ मेटल की है और एक कोई नॉन मेटल की है, समझ में आ रहा है, एक मेटल की है, एक नॉन मेटल की है। तो आपके पास या फिर मान दो मेटल से डिफरेंट वायर है, एक वायर ए है एक वायर बी है। अब आप दोनों की लेंथ सेम है, दोनों को टेम्परेचर सेम टेम्परेचर डिफरेंस आपने दोनों में किया, मतलब दोनों का पहले टेम्परेचर 20, अब हमने दोनों का बना दिया 80, तो जो चेंज इन लेंथ है वो डिफरेंट आएगा ना, बिकॉज वो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। भाई साहब मान लीजिए कोई मेटल है तो वो ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे, और मेटल नहीं है तो कम एक्सपेंड करेंगे, समझ में आ रही है ना मेरी बात। बट जितना आपके पास में कॉपर एक्सपेंड करेगा उतना ही आयरन तो नहीं एक्सपेंड करेगा, दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा। तो अगर मुझे सेम लेंथ है, सेम टेम्परेचर डिफरेंस, तो डिस्टिंग्विश करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो वो अल्फा है। ये अल्फा मटेरियल की प्रॉपर्टी है, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अगर आपके से मटेरियल बदल जाएगा तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बदल जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा, इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मान लीजिए कॉपर के लिए अल्फा कुछ अलग आएगा, आयरन के लिए कुछ अलग आएगा, डिफरेंट मेटल्स के लिए या फिर डिफरेंट सब्सटेंस के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। तो बच्चों ये आया चेंज इन लेंथ। अगर मैं देखूं फाइनल लेंथ, एल फाइनल कितना बनेगा आपके पास, एल फाइनल बन जाएगा एल इनिशियल, वो कितना था एल नॉट, और चेंज इन लेंथ ये आ गया एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। तो कितना है एल फाइनल आपके पास, एल फाइनल बन गया, एल नॉट कॉमन आ गया, ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, दिस इज फाइनल लेंथ। अब सवाल में पहले देख लेंगे क्या पूछा है आपसे, आखिर चेंज इन लेंथ पूछा है या फाइनल लेंथ पूछा है। अगर चेंज इन लेंथ पूछा हो तो ये लगा देंगे, फाइनल लेंथ तो कोई दिक्कत नहीं है, चेंज इन लेंथ पता है, आप प्लस इनिशियल कर देंगे तो आपको फाइनल लेंथ मिल जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है बच्चों। अभी हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करने वाले हैं, ये पॉइंट है छोटा सा मतलब, पर इसमें ना फंसे हुए सवाल ये निकाल देता है। मान लीजिए आपको कई बार जो फील आता है, आप फंस जाते हैं भाई ये कैसे हो रहा है, पर आप अगर इस कंसेप्ट का आप यूज़ करेंगे या फिर इस पॉइंट का अगर आप यूज़ करें तो आप फंसेंगे नहीं। इसका बोलना ये है कि जब भी आप किसी बॉडी को हीट करते हैं, जब भी आप किसी बॉडी को हीट करते हैं तो वो जब एक्सपैंड होता है तो वो फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट होता है। फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप मोबाइल में एक कोई फोटो आपने देख रखा है, अब आप उसे जूम करते हैं, ऐसे करके जूम करते हैं, जब जूम करते हैं तो उसका हर एक पार्ट मतलब इक्वल परसेंटेज से इंक्रीज होता है। जैसे आपने जूम किया 20%, तो हर एक पार्ट 20%, जैसे मैं हूँ मान लीजिए, मैं मेरा फोटो है, अब आप मुझे जूम करेंगे तो मेरे जो दोनों ईयर्स की भी डिस्टेंस है वो भी 20% जूम किया आपने, दोनों ईयर्स के बीच डिस्टेंस भी 20% बढ़ जाएगा, ये वाली डिस्टेंस भी 20% बढ़ जाएगा, ये स्पेक्स का डिस्टेंस है ये भी 20% बढ़ जाएगा, हर एक डिस्टेंस क्या होगा 20% बढ़ जाएगा, शोल्डर की भी डिस्टेंस भी 20% बढ़ जाएगा। तो फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट होता है जब हम किसी चीज को हीट अप करते हैं। फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट का मतलब क्या है कि सभी में जो परसेंटेज चेंज है वो क्या रहता है आपके पास में, सेम रहता है। तो कोई भी डिस्टेंस होगी, हर एक डिस्टेंस आपके पास में चेंज होगी और वो सेम परसेंट से चेंज होगी। अब परसेंटेज का आप कैसे यूज कर सकते हैं मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास में ऐसे ये एक प्लेट है आपके पास में ना, तो ये वाली साइड आपके पास में कुछ ए है, ये वाली साइड क्या है आपके पास में कुछ बी है, ये प्लेट है आपके पास, और ये आपके पास में ये डिस्टेंस कुछ सी है, ठीक है, ये प्लेट है आपके पास। अगर आप इसे हीट करेंगे ऐसे, यहां पे अगर आप इसे हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होगा, अब आप ये एनलार्ज होगी, एनलार्ज होगी कैसे ना, एनलार्ज होगी जैसे फोटो एनलार्ज होती है ना, तो मान लीजिए इसकी फोटो होती है, फोटो कैसे हो जाएगी आपके पास में यहाँ पे ऐसे बड़ी हो जाएगी, मतलब ये आपके पास में ऐसा बड़ा बन जाएगा, ऐसे सेम बड़ा बन जाएगा। ए भी चेंज होगा, ए भी बढ़ेगा, बी भी बढ़ेगा, सी भी बढ़ेगा। तो ए, अब ये नया ए बन जाएगा, ये नया ए को देखते हैं, नया ए कितना बनेगा, तो आपने ये देखा ना भाई जो लीनियर एक्सपेंशन आता है वो कितना आता है, एल नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, तो क्या बन जाएगा ए ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है। इसी सेम पैटर्न में बी चेंज होगा, तो बी का लेंथ अगर आप देखेंगे तो पहले बी था, अब ये क्या बन जाएगा, बी ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ये पहले इतनी डिस्टेंस सी थी, अब ये डिस्टेंस क्या बन जाएगी, सी ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। देखिए सबके सब डिस्टेंस सेम पैटर्न में चेंज हो रही है आपके पास में। तो अगर आप परसेंटेज चेंज देखें तो भी सेम आएगा, बिकॉज इसमें परसेंटेज चेंज कैसे देखेंगे, परसेंटेज चेंज समझ में आता है ना, परसेंटेज चेंज, तो आप किसे परसेंटेज चेंज देखिए, तो ये फाइनल क्या होता है परसेंटेज चेंज, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल मल्टीप्लाई 100, ऐसे ही होता है चेंज। भाई इनिशियल वैल्यू में से फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू सेपरेट कर दो, फिर डिवाइड बाय इनिशियल कर दो, मल्टीप्लाई 100 कर दो, तो परसेंटेज चेंज आता है। अब आप देखिए कितना चेंज आएगा, फाइनल वैल्यू क्या थी आपके पास, ए ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा माइनस ए डिवाइड बाय ए आपने किया, तो ये सब कट जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा आपके पास, दैट इज अल्फा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाई 100, ये आएगा परसेंटेज चेंज। और कोई भी लेंथ में तो देख रहे इतना ही आएगा, क्योंकि परसेंटेज चेंज में ना ए का नाम है, ना बी का नाम है, ना सी का नाम है।
तो आप परसेंटेज चेंज की बजाय, ठीक है हर एक में जो परसेंटेज चेंज है वो सेम है। जैसे फोटो जूम नहीं करते क्या, फोटो जूम किया, अच्छा ये वाली लेंथ मान लीजिए 1 थी और आपने जूम किया 20%, तो कितनी बन जाएगी 1.2 बन जाएगी। ये कुछ 2 थी तो 2.4 बन जाएगी। ये कुछ 3 थी मान लीजिए 3 तो नहीं आएगा, ये जो भी वैल्यू आएगी तो उसमें 20% इंक्रीज हो जाएगा। आप परसेंटेज में फिर भी मत जाइए, आप एक बात समझ लीजिए खाली, सबका वेरिएशन इसी वे में होगा। इसकी ए थी तो ये बन जाएगा ए प्लस अल्फा डेटा थीटा, ये बी था तो ये बी था ना तो ये बन जाएगा बी प्लस अल्फा डेटा थीटा, ये सी था तो क्या बन जाएगा सी प्लस अल्फा डेटा थीटा। तो आप ध्यान रखिएगा, ये वर्ड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई फंसे हुए सवाल आपके पास निकाल देगा। हर एक जैसे फोटो जूम होती है ना, वैसे ही भाई साहब अगर आप हीट करेंगे तो ये जो कोई भी चीज होगी, चाहे वो वॉल्यूमेट्रिक होगी, अब हम आगे देखेंगे, कैसी भी चीज होगी, चाहे प्लेट हो, चाहे कोई आपके पास में क्यूब हो, चाहे कोई आपके पास में क्यूबॉइड हो, तो हर एक जो डायमेंशन है वो इसी वे में चेंज होगी। ठीक है, तो हम इस वाले लेक्चर के अंदर तो हम बिल्कुल एक बार बेसिक बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर हम इस पे अच्छे से सवाल करेंगे, तो उसमें आपको इसका यूज करना पड़ेगा और आपको बेटर क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखिए, फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। कभी भी आप फंस रहे हो तो आप सोचिए अगर ये फोन में फोटो होती हो, जूम करते तो क्या क्या बढ़ता, तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात छाप लीजिए कि बहुत काम की बात है। जेई एडवांस से भी एक बार सिर्फ इसी बात के ऊपर सवाल पूछा था, उस तरीके के सवाल अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। छाप लीजिए इसको। बच्चों हम ये देख चुके थे कि मान लीजिए एक आपके पास में एक लीनियर रोड है, मतलब उसकी एक ही डायमेंशन है, सिर्फ अगर लेंथ की डायमेंशन है, विड्थ वगैरह बहुत ही कम होती है, तो उसकी लेंथ में जो वेरिएशन आता है टेम्परेचर के साथ, वो हमने देख लिया कि वो चेंज इन लेंथ आपके पास में जो आया था वो डेल्टा एल कितना आया था आपके पास, दैट इज एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा, ऐसा आया था। अगर आपके पास में लीनियर एक्सपेंशन था, ये था आपके पास में लीनियर एक्सपेंशन। तो इसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन है ना, आपके पास सिर्फ लेंथ है, उसकी विड्थ वगैरह हम बहुत ही कम मान के चल रहे हैं। जैसे मार्कर है सिर्फ इसकी लेंथ ले रहे हैं, ये जो विड्थ है इसकी बहुत ही कम कंसीडर करके चल रहे हैं। पर हर बॉडी तो ऐसी नहीं है कि हर एक बॉडी लीनियर हो। आपके पास में हो सकता है मे बी कोई प्लेट हो, ऐसा हो सकता है ना, एक प्लेट है आपके पास में, अगर आप उसे हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, प्लेट का एरिया आपके पास में चेंज होगा। जैसे सिर्फ एक रोड थी तो उसकी लेंथ थी, अगर आपने हीट किया तो उसकी लेंथ वेरी करेगी। पर मान लीजिए एक प्लेट होगी आपके पास, तो उसे हीट करते हैं उसका तो एरिया बदलेगा ना आपके पास। तो हम उस वाले में जा रहे हैं कि हम एरिया वाली चीजों को हम कैसे पढ़ेंगे। तो इसका एक्सपेंशन का नाम था लीनियर एक्सपेंशन। जो एरिया वाले जिसमें बात करते हैं उसे बोलते हैं सुपरफिशियल या फिर एरियल एक्सपेंशन, दोनों में से कोई भी नाम बोल सकते हैं, सुपरफिशियल या फिर एरियल। तो यहाँ पे आप किसके चेंज की बात करेंगे, आप एरिया के चेंज की बात करेंगे। यहाँ पे एक डायमेंशन थी, यहाँ पे दो डायमेंशन होगी, एक लंबाई होगी एक चौड़ाई होगी। अब क्या विड्थ नहीं लेंगे, बिकॉज विड्थ ले लेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा ना, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम वन डायमेंशन कंसीडर करते हैं, लेंथ। यहाँ पे हम दो डायमेंशन कंसीडर करें जिससे आपको एरिया मिल जा रहा है, पर एक्चुअल में तो वॉल्यूम भी होगा उसका, तो वॉल्यूम वाली बात हम बाद में करेंगे, अभी हम एरिया के हिसाब से बात कर रहे हैं। तब आप देखिए, मान लीजिए आपके पास में कुछ ऐसा था कि यहाँ पे एक ऐसे प्लेट है आपके पास, ऐसे एक प्लेट है, ठीक है, ये इसका इनिशियल एरिया कुछ ए नोट था, ठीक है। अब क्या आपने क्या किया बच्चों, अब आपने इसको हीट किया और हीट करने से जो एरिया फाइनल बन गया वो कितना बन गया, वो कुछ बन गया ए नॉट प्लस डेल्टा ए, तो एरिया चेंज हो जाएगा। अरे सही, तो यहाँ पे जैसा एक्सप्रेशन है सेम का सेम यहाँ पे आपके पास में आएगा। यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे, चेंज इन एरिया किसके प्रोपोर्शन होगा आपके पास में, टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शन होगा। टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा आपके पास उतना ही एरिया में चेंज ज्यादा आएगा। सही बात है भाई साहब, जैसे वहां पे लेंथ में हम बात कर रहे थे भाई साहब, टेम्परेचर का चेंज ज्यादा करेंगे तो ज्यादा लेंथ चेंज हो गया। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे एरिया में, अगर आप एरिया का चेंज देखें तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाएंगे तो इसका एरिया, प्लेट का एरिया ज्यादा बढ़ेगा। सिंपल सी बात है यार, अगर आपके पास में एक प्लेट है, आप उसे हीट कर रहे हैं, हीट कर उसका वो फैलेगी, वो प्लेट फैलेगी, उसका एरिया बढ़ेगा, ठीक। और ये किसके प्रोपोर्शन होगा, दिस चेंज इन एरिया इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू इनिशियल एरिया। अगर बड़ी प्लेट है उसको अगर आप हीट करें तो उसमें चेंज ज्यादा आएगा, छोटी प्लेट है तो उसको अगर आप हीट करें तो उसमें चेंज कम आएगा। अगर आप इन दोनों की प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, दिस इज प्रोपोर्शनलिटी सिंबल, दिस इज नॉट अल्फा, दिस इज प्रोपोर्शनलिटी सिंबल, ध्यान रखना ये प्रोपोर्शनलिटी है, ये वो अल्फा नहीं है, ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल। दीज आर द प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है, ये अल्फा नहीं है, ध्यान रखना इस बात का ना। तो अगर आप इस पूरे को खोलेंगे तो ऐसा बनता है, डेल मतलब प्रोपोर्शनल सिंबल हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है, उसका बोलते हैं बीटा ए नॉट बीटा डेल्टा थीटा। जैसे वहां पे जो कांस्टेंट था वो था अल्फा, यहाँ पे भी सेम ऐसा ही हुआ था ना, वहां पे था डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ, उसमें बता रहा हूं। फिर आपने हटाया था तो यहाँ पे कांस्टेंट था अल्फा, पर अब की बार अगर आप हटाएंगे तो कांस्टेंट क्या आएगा आपके पास में, बीटा आएगा। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये आपको बताता है भाई साहब कि अगर आपको बीटा गिवन रहेगा, आपको बीटा और अल्फा से भी आप निकाल सकते हैं, वो लिंक अभी हम देखेंगे। पर मान लीजिए अगर मुझे बीटा गिवन हो और मुझे ये बता दे भाई साहब इनिशियल एरिया ये था, टेम्परेचर डिफरेंस ये था, तो कितना एरिया में चेंज आएगा, तो वो मैं यहाँ से बता सकता हूँ।
समझ में आ गई बात। तो ये था आपके पास सेकंड एक्सपेंशन, इसका नाम हो गया आपके पास में सुपरफिशियल और एरियल एक्सपेंशन। तो लीनियर पढ़ लिया, एरियल पढ़ लिया। अब तीसरा बच्चों क्या हो सकता है, तीसरा वॉल्यूमेट्रिक हो सकता है। ऐसा हो सकता है आपके पास में कि आप हीट कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ जा रहा है। कैसे, एक क्यूब है आपके पास में या फिर एक स्फीयर है, एक सॉलिड मेटल की बॉल है, अब आप उसे गर्म करेंगे तो फैलेगी ना वो बॉल। या फिर पानी है, पानी को हीट करेंगे तो भाई साहब उसका वो भी फैलेगा, उसका भी वॉल्यूम बढ़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप किसी को भी हीट करते हैं तो जनरली वो एक्सपेंड होती है। तो अगर आप वॉल्यूम वाले केस में जाएंगे तो हम उसे बोल देते हैं, लीनियर वाला यहाँ पे मिटा रहा हूँ ना, ये हम पढ़ चुके हैं। लीनियर के बाद सुपरफिशियल हो गया, अब हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। इसको तो आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है मैं करवाऊँ तभी आप करेंगे। सिमिलर आप बोलेंगे सर यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे एक स्फीयर है, इसका वॉल्यूम कुछ V0 है। अब आपने क्या किया बच्चों, इसको हीट किया, हीट करेंगे तो फैल जाएगा ना, लायक फैलेगा तो कितना वॉल्यूम बन जाएगा, V0 प्लस डेल्टा V। मैं आपसे पूछूं चेंज इन वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है, तो आप बोले सर टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा फैलेगा, कम बढ़ाए तो कम फैलेगा। और किसके प्रोपोर्शनल है, इनिशियल वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे प्रोपोर्शनल सिंबल हटाएंगे तो यहाँ पे एक नया कांस्टेंट आएगा। जैसे वहाँ पे था अल्फा, यहाँ पे था बीटा, तो यहाँ पे नया कांस्टेंट आता है, उसको बोलते हैं गामा, और ये हो गया डेल्टा थीटा। क्लियर। तो तीन एक्सप्रेशन हमने देख लिए, लेंथ का वेरिएशन देख लिया टेम्परेचर के साथ, और एरिया का वेरिएशन देख लिया टेम्परेचर के साथ, वॉल्यूम का वेरिएशन देख लिया। यहाँ मैं टर्म्स बोलूँ, ए नोट क्या होगा आपके पास, ए नोट होगा इनिशियल एरिया, इनिशियल एरिया। बीटा क्या है आपके पास में, जैसे वहां पे क्या नाम था, वहां पे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन था ना, तो यहाँ पे क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। डेल्टा थीटा क्या आ गया आपके पास, डेल्टा थीटा इज टेम्परेचर डिफरेंस, और डेल्टा ए क्या बता रहा है आपको, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया। तो ये चेंज इन एरिया। अगर आप पूछेंगे फाइनल एरिया कितना होगा, अगर आप यहाँ पे पूछ रहे हैं फाइनल एरिया कितना होगा, तो ए फाइनल क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर मुझे फाइनल एरिया पूछेगा तो ऐसे लिखेंगे, ए फाइनल इज इक्वल टू ए नोट प्लस डेल्टा ए, ए नोट प्लस डेल्टा ए। तो आप वैल्यू निकालें तो कितना आएगा आपके पास, इट इज ए नोट ब्रैकेट में 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। क्लियर। तो आपको ये रिजल्ट याद रहना चाहिए, ये रिजल्ट आपको ये याद रहेगा तो इजीली ये इसे प्रोसीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर आप टर्म्स को देखेंगे तो यहाँ पे डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी है आपके पास चेंज इन वॉल्यूम, वी नोट क्या है इनिशियल वॉल्यूम, गामा क्या है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ये बीटा था कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, ये क्या होगा, गामा इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, और डेल्टा थीटा क्या है आपके पास, टेम्परेचर डिफरेंस। तो फटाफट लिख देते हैं, डेल्टा वी आ गया चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, वी नोट क्या है इनिशियल वॉल्यूम, गामा क्या है आपके पास, गामा है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, और डेल्टा थीटा आ गया आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस। सही, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये तो आपका चेंज इन वॉल्यूम है। अगर मुझसे पूछे फाइनल वॉल्यूम कितना है, वी फाइनल, तो कितना आ जाएगा, वी नोट प्लस डेल्टा वी, तो वी नोट प्लस डेल्टा वी कितना देगा, वी नोट गामा डेल्टा थीटा। तो सोल्व करने जैसा बनेगा वी नोट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, ये फाइनल वॉल्यूम हो गया। तो कुल मिलाकर तीनों एक जैसे एक्सप्रेशन है। देखिए अगर आप बात करें लेंथ में तो जो डेल्टा एल आता है वो आता है एल नोट अल्फा डेल्टा थीटा। अगर आप बात करेंगे एरिया की, डेल्टा ए इज इक्वल टू ए नोट बीटा डेल्टा थीटा, वहां पे अल्फा है बीटा है, और उसमें अगर आप देखें दैट इज वी नोट गामा डेल्टा थीटा, और ये वाले एक्सप्रेशन भी सेम रहते हैं। अगर आप बात करें लेंथ में तो फाइनल लेंथ आती है एल इज इक्वल टू एल नोट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, सुपरफिशियल में ए फाइनल इज इक्वल टू ए नोट ब्रैकेट में 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा, और अगर आप बात करें वॉल्यूम फाइनल दैट इज वी नोट ब्रैकेट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। तो ऑब्वियसली अल्फा बीटा गामा भी आपस में कहीं ना कहीं लिंक होंगे, उनका लिंक अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। पहले आप इसको खुद से करके देख लीजिए तो आपको लग रहा है ऐसा कुछ डिफरेंट है क्या, कोई डिफरेंट नहीं है, जैसा हमने लीनियर एक्सपेंशन में किया था सेम डिट्टो काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। छाप लीजिए और सही ढंग से समझ के छापिएगा ना, ठीक है। आपको ऐसे फील आ रहा है देख के क्या कि भी अल्फा है और बीटा है और गामा है। अल्फा किससे लिंक था, लीनियर से, बीटा था सुपरफिशियल से, गामा था वॉल्यूमेट्रिक। तीनों में कोई लिंक होना चाहिए क्या, लिंक तो होना चाहिए भाई साहब, क्योंकि एरिया और लेंथ लिंक्ड है ना, एरिया इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर,
वॉल्यूम आपके पास में एल क्यूब जैसा कुछ आता है, तो यार लेंथ, एरिया, वॉल्यूम आपस में इंटरलिंक्ड है, तो ऑब्वियसली अल्फा बीटा गामा में भी कोई ना कोई लिंक आना चाहिए। आइए मैं आपको वही लिंक निकाल के दिखाता हूं कि वो लिंक कैसे आता है। आपने ऐसे बोला, सबसे पहले हम बात करें बीटा और अल्फा में लिंक निकाल रहे हैं। जैसे आपके पास में ये प्लेट थी, ऐसे आपको बोला इसका एरिया कुछ ए है, तो हम इसको ए एरिया ना ट्रीट करके लेंथ मान लेते हैं। ये वाली लेंथ कुछ आपके पास में L1 आ गई और ये वाली लेंथ कितनी आ गई आपके पास L2 आ गई। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे एरिया इनिशियल कितना आएगा, एरिया इनिशियल तो वो मुझे दिखाई देता है L1 L2। क्लियर। अब अगर मान लीजिए आप टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं, आपने यहाँ पे टेम्परेचर को चेंज कर दिया, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, एरिया इनिशियल मेरे पास आ गया दैट इज L1 L2। बहुत सिंपल सी बात यार, अगर रेक्टेंगल है एरिया L1 L2 होगा। अब मान लीजिए आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया डेल्टा थीटा से, टेम्परेचर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया डेल्टा थीटा से, तो ऑब्वियसली हर एक लेंथ बढ़ जाएगी आपके पास में। अच्छा, तो ये वाली लेंथ कितनी बन जाएगी, ये वाली लेंथ बन जाएगी L1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। भाई एक मटेरियल है आपके पास में, इसकी जो जैसे एक ही मटेरियल से मिली बनी हुई प्लेट है ना, तो जैसे जिस प्रोपोर्शन में यही लेंथ बदलेगी उसी प्रोपोर्शन में ये वाली लेंथ बदल जाएगी आपके पास। तो इसका कुछ अल्फा मान लेते हैं मटेरियल का, भाई सबकी लेंथ बढ़ने का जो आपके पास में कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो कुछ अल्फा है। तो अगर इसका L1 अल्फा डेल्टा थीटा होगा तो इसका होगा L2 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अगर आप देखेंगे एरिया फाइनल, एरिया फाइनल कितना आएगा आपके पास, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये लेंथ बन जाएगी L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाई L2 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। देखिए यहां तक कोई दिक्कत है क्या? तो टेम्परेचर को चेंज किया तो लेंथ का वेरिएशन तो हमें पता है भाई सब, लीनियर एक्सपेंशन जो लेंथ वेरी होती है, तो कोई भी लेंथ हो, चाहे वो ये वाली लेंथ हो, चाहे ये हो, कोई भी लेंथ हो आपके पास में, वो इसी प्रोपोर्शन में आपके पास वेरी करती है। हमने ये देख भी लिया कि भाई साहब जो एनलार्जमेंट रहता है फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट रहता है, भाई किसी भी दो पॉइंट्स की जो दूरी है वो इसी फॉर्मूले के हिसाब से चेंज होगी। चाहे ये वाली दूरी हो, अगर आप इस वाली दूरी का कुछ नाम रखते, मान लीजिए ये दूरी कुछ इनिशियली आपके पास में कुछ रूट एक्स, मान लीजिए ये दूरी कुछ एक्स होती, तो ये लेंथ भी कितनी बन जाएगी, एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो कोई भी दो पॉइंट्स की दूरी हो वो हमेशा सेम रेशो में आप मतलब इसी पैटर्न में चेंज होती है। तो ये आ गया एरिया फाइनल। हमें यही देखना है भाई साहब एरिया फाइनल कितना आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो एरिया फाइनल लिखा हुआ था वो ऐसा था कुछ। एरिया फाइनल जो हमने पढ़ा है वो ये था, दैट इज ए नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा, ऐसा हमने पढ़ा था। और हम क्या चाह रहे हैं, हमें चाह रहे हैं भाई साहब कि अल्फा बीटा गामा में कोई रिलेशन आ जाए। तो यहाँ पे ये जो एरिया है वो अल्फा की टर्म में लिखा हुआ था। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को इसकी फॉर्म में ले आऊं तो मुझे वहां से बीटा पता लग जाएगा। समझ में आ रहा है? हमने जो एक्सप्रेशन लिखा है वो ऐसा एक्सप्रेशन लिखा था पहले, हमें चाहिए वैसे बीटा और अल्फा में रिलेशन क्या है, तो ये एक्सप्रेशन अल्फा की टर्म में, ये रिलेशन बीटा की टर्म में। तो अगर आप दोनों कंपेयर करें तो बात बन जाएगी, पर दोनों कंपेयर करने के लिए इस एक्सप्रेशन को इसके टर्म में लेके आना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पे इसको लेके आएंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए तो ये क्या बन जाएगा, इसको सोल्व कर रहा हूं ना आप देखना। तो ये बन गया ए फाइनल इज इक्वल टू L1 L2 मल्टीप्लाई हो गया आपके पास L1 L2, और ये क्या बन गया 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर। सही, ठीक है। अब ये L1 L2 क्या देखिए, L1 L2 है A नोट, ये था वहां पे A नोट क्या होता है, इनिशियल एरिया, तो वो A नोट है, तो आप इसको क्या लिखते हैं A नोट। हाँ, अब कुछ कुछ तो बन रहा है वैसा, पर यहाँ पे स्क्वायर नहीं, जो स्क्वायर को खोल दो तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB ऐसा बनेगा आपके पास। अब देखिए जो अल्फा की वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, अल्फा इज वेरी लार्ज, अल्फा जो आपके पास में रहता है उसकी वैल्यू बहुत कम रहती है। तो हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा is very small, so अल्फा स्क्वायर डेल्टा थीटा स्क्वायर किसके जैसा हो जाएगा, जीरो जैसा हो जाएगा। बिकॉज अल्फा अगर बहुत छोटा है तो यार अल्फा स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा भाई साहब। तो अगर अल्फा स्क्वायर और छोटा हो जाए तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं देते एक्चुअल में। तो अल्फा खुद टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एडिशनल बात है, आपको जरूरत नहीं है, अल्फा खुद टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। पर अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है, और जो टेम्परेचर डिफरेंस आप लेते हैं वो भी कुछ 80 डिग्री 90 डिग्री 100 डिग्री 150 डिग्री इतना सा टेम्परेचर डिफरेंस लेते हैं। तो उस वाली रेंज के अंदर अल्फा बदलता नहीं है। तो अल्फा छोटा है, डेल्टा थीटा भी बहुत ज्यादा नहीं है, 100 150 200 डिग्री के आसपास है। तो अगर आप इन दोनों मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो ये क्वांटिटी छोटी है, पर अब आप इसको स्क्वायर करते ये भाई सब बहुत छोटी हो जाएगी, तो आप इसको कितना, जीरो मान सकते हैं। तो अगर आप इस जीरो मानेंगे तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, दिस इज ए नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। सही है यहां तक।
आपने इस वाले टर्म को किसके बराबर कर दिया, 0 के बराबर कर दिया, ये वाले टर्म को, बिकॉज ये टर्म बहुत छोटी है। अब आप देखिए, अब अगर आप इसको, ये इक्वेशन 1 मान लूं, ये 2 मान लूं, अगर आप 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा कि यहां पे जो टर्म बीटा है वो ये टर्म यहां पे 2 अल्फा है। तो अगर आप 1 और 2 को कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग किस किस को, 1 एंड 2, बीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 अल्फा के बराबर आ गई। तो ये बात आप याद रखिएगा बच्चों, ये काम की बात है। जो बीटा आपके पास है वो 2 अल्फा के बराबर है। मान लीजिए कभी आपको कोई प्लेट का अल्फा गिवन हो और फिर आपसे पूछ ले बीटा कितना होगा, तो बीटा 2 अल्फा है। समझ में आ गई बात? आसान था, हमने कुछ नहीं किया। जो बेसिक अप्रोच थी हमारे पास कि लेंथ का वेरिएशन कैसा है, वो मैंने लेंथ का वेरिएशन लिखा, फिर लेंथ से एरिया को लिखा और सोल्व किया, तो ऐसा एक्सप्रेशन निकल के आ गया। ठीक, तो ये तो अभी रिलेशन आया आपके पास से बीटा और अल्फा के बीच में। अभी आगे बढ़ते हैं, अभी हम रिलेशन निकालते हैं अल्फा और गामा के बीच में, अल्फा और गामा के बीच में। तो पहले आप इसको छाप लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हमने ये देख लिया कि जो कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन है और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल वाले का नाम है बीटा और लीनियर वाले का नाम है अल्फा। इन दोनों में जो रिलेशन क्या है, दैट इज बीटा इज इक्वल टू अल्फा, वो हमें दिखाई देगा। अभी हम ये देखना चाह रहे हैं भाई साहब कि आपके पास में वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन में क्या रिलेशन है। आइए अब उस पर थोड़ा चलते हैं। अप्रोच हमारी वैसी ही रहेगी। आप ऐसे मान लीजिए यहाँ पे एक क्यूब या फिर एक कोई क्यूबॉइड है आपके पास ना, ये ऐसे क्यूबॉइड मान लिया आपने। ये वाली लेंथ कुछ मान लीजिए L1, ये वाली लेंथ कुछ मान लीजिए L2 और ये वाली लेंथ कुछ मान लीजिए L3। ठीक है, अब आप इसको हीट करेंगे। आपने इसको हीट किया, कितने टेम्परेचर, डेल्टा थीटा टेम्परेचर से इसको हीट किया। अब हीट करें तो भाई साहब क्या होगा, पूरा क्यूब आपके पास में एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड करेगा तो L1 भी बड़ा हो जाएगा, L2 भी बदल जाएगा, L3 भी बदल जाएगा। तो फाइनल वैल्यूज कैसी बनेगी वो थोड़ा देख लेते हैं। तो ये लेंथ बदल गई, तीनों लेंथ बदल गई। अच्छा L1 कितना बन जाएगा बता पाएंगे मुझे? L1 की बजाय अब बन जाएगा फाइनल लेंथ, दैट इज L1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, L2 कितना बन जाएगा? L2 आपके पास बन जाएगा, दैट इज L2 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। सिमिलरली L3 आपके पास में कितना बन जाएगा, दैट इज L3 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। अच्छा अगर आप बात करेंगे V0 जो इनिशियल वॉल्यूम था वो कितना है, L1 L2 L3, ऐसे लिखा जाएगा भाई साहब इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखते हैं दैट इज डेल्टा V फाइनल जो आपके पास में आता है, वो पहले जो रिजल्ट निकाला था उससे ये आया था V0 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। तो मैं पहले बेसिक से चलता हूँ और एक्सप्रेशन निकालता हूँ, उस एक्सप्रेशन को उसकी फॉर्म में मुझे लिखना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, दैट इज V फाइनल कितना, मेरे पास V फाइनल कितना आ रहा है, मेरे पास V फाइनल आ रहा है आपके पास, इट इज L1 L2 L3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा की पावर 3। अब इसको खोलना पड़ेगा। अब ये है a प्लस बी का होल क्यूब। तो या तो आपको ये याद है तो बहुत बढ़िया, क्या रिजल्ट आता है a प्लस बी का होल क्यूब का, ये कुछ ऐसा आता है a क्यूब बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a, ये रिजल्ट आता है। अगर ये नहीं याद होता तब भी काम हो जाता, a प्लस बी स्क्वायर को अलग खोल लो, फिर उसमें a प्लस बी मल्टीप्लाई कर लो। तो अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं V फाइनल कितना आ रहा है मेरे पास, L1 L2 L3 का नाम क्या है V0, तो आपने यहाँ पे V0 रख दिया। अब मुझे ये वाला एक्सप्रेशन उसकी फॉर्म में लेके आया था कि मैं गामा वहां से निकाल सकूं कंपेयर करके। अब इसको लिखा a क्यूब, ठीक है, b क्यूब कितना आ जाएगा अल्फा क्यूब, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी ऐसा बन गया अल्फा डेल्टा थीटा। फिर क्या बना 3b स्क्वायर a, 3b स्क्वायर किया दैट इज अल्फा स्क्वायर डेल्टा थीटा स्क्वायर, ये बन गया आपके पास। अब देखिए आपको पता है कि अल्फा इज वेरी स्मॉल, अल्फा इज वेरी स्मॉल। फिर अल्फा अगर आपके पास बहुत स्मॉल है तो ये वाली टर्म में 0 बन जाएगी टेंडिंग टू, और ये वाली टर्म में 0 बन जाएगी। क्योंकि जब अल्फा छोटा होता है, जब कोई भी x क्वांटिटी छोटी होती है, x स्क्वायर 0 को टेंड करता है। x छोटा है तो आप x को 0 नहीं बोल सकते, x छोटा है, पर x स्क्वायर और x क्यूब मतलब x की पावर 1 से जो भी बड़ी पावर होगी वो सब की सब 0 बन जाएगी। तो ये टर्म 0 बन गया, ये टर्म 0 बन गया। तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आया आपके पास, यहाँ पे एक्सप्रेशन बचा सिर्फ V0 ब्रैकेट में 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा थीटा, ऐसा एक्सप्रेशन बचा। अब आप इसको इस यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए। देखिए यहाँ पे इन दोनों कंपेयर कीजिए आप, इसका नाम कुछ 1 रख दिया, इसका नाम कुछ 2 रख दिया। तो अगर आप 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो आपके पास में क्या मिलेगा, इस गामा, देखिए ये टर्म सेम है, ये टर्म सेम है, ये गामा किसके बराबर आ रहा है, 3 अल्फा के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से गामा आया आपके पास 3 अल्फा के बराबर, ये रिजल्ट काम का है।
तो हमने अभी तक क्या सीख लिया, हमने लेंथ का वेरिएशन देखा। लेंथ का वेरिएशन आता है L इज इक्वल टू एल नोट ब्रैकेट में 1 प्लस डेल्टा थीटा। चेंज इन लेंथ आता है एल नोट अल्फा डेल्टा थीटा। चेंज इन एरिया आता है ए नोट बीटा डेल्टा थीटा। चेंज इन वॉल्यूम आता है दैट इज वी नोट गामा डेल्टा थीटा। ठीक है, वो चेंज इन वॉल्यूम है। अगर आप रेशियन की बात करेंगे तो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा और गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो बहुत ही बेसिक बातें की है अभी तक अपने वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की, सुपरफिशियल एक्सपेंशन की और लीनियर एक्सपेंशन की। और ये जो सारे आपको रिलेशन समझ में आने चाहिए कि अल्फा बीटा से कैसे लिंक्ड है, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, और गामा से कैसे लिंक्ड है, दैट इज 3 अल्फा। सही है, तो ये रिजल्ट आप याद रखेंगे, आप इसे खुद से ड्राइव कर सकते हैं, बहुत ही स्मूथली ड्राइव हो जाएगा ये। अब इसको छापिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों एक बार अपने क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि इस लेक्चर में अपने क्या क्या देखा। सबसे पहले तो हमने वो देखा था कि स्केल्स कैसे आपके पास में आते हैं, सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, और कोई भी जनरल स्केल होगा तो उसको आप कैसे निकाल सकते हैं वो भी अपने सीख लिया था। तो अगर आप बात करें अभी फारेनहाइट स्केल, उसका रिलेशन क्या था तो वो याद है आपको, दैट इज फारेनहाइट स्केल इज इक्वल टू, हम एक बार क्विक रिवाइज कर रहे हैं इस लेक्चर में हमने क्या किया। दिस फारेनहाइट स्केल इज इक्वल टू 32 प्लस 9/5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर मैंने बोला कोई भी स्केल को आप ऐसे कैलिब्रेट करके लिख सकते हैं, वो भी मैंने आपको सिखाया था, वो पता होना चाहिए। फिर हमने यहाँ पे ये देखा वैसा जो चेंज इन लेंथ आता है आपके पास, दैट इज एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। चेंज इन एरिया जो आपके पास में आता है दैट इज ए नॉट बीटा डेल्टा थीटा। जो चेंज इन वॉल्यूम जो आपके पास में आता है दैट इज वी नॉट गामा डेल्टा थीटा। क्लियर। अगर आप एल फाइनल लिखेंगे तो एल फाइनल कितना हो जाएगा, इनिशियल वाला ऐड कर दो इसमें, तो क्या बन जाएगा एल नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। अगर आप एरिया फाइनल लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में दैट इज ए नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा, सॉरी अल्फा नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा बच्चों, बीटा आएगा, बीटा डेल्टा थीटा। और अगर आप बात करेंगे फाइनल वॉल्यूम की तो ये टर्म बन जाएगी दैट इज वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। अच्छा, अल्फा का नाम क्या है, अल्फा का नाम है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा का नाम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और गामा का नाम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। और हमने रिलेशन भी देखा था कि बीटा किसके बराबर आता है, 2 अल्फा के बराबर आता है, और गामा किसके बराबर आता है, 3 अल्फा के बराबर आता है। ये चीज भी आपको याद रहनी चाहिए। हमने इतनी चीजें इसके अंदर पढ़ी है अभी, और हमने एक ये चीज देखी थी कि भाई साहब जो डायमेंशन है वो सब डायमेंशन एक ही पैटर्न में चेंज होगी, जैसे फोटो जूम होता है उस तरीके से हर एक डायमेंशन आपके पास में चेंज होगी। तो ये हमने बिल्कुल बेसिक बात की है और तीनों एक साथ पढ़ लिए। अभी हम वापस जैसे इससे रिलेटेड कुछ कुछ चीजें हैं आपके पास में, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, थर्मल स्ट्रेस, उन सब चीजों की हम चर्चा करेंगे। तो हम इसको अब आगे डेप्थ में और पढ़ेंगे। तो एक बार हमने इसका इंट्रोडक्शन लिया है, तो इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। एक बार आप थ्योरी पार्ट से ढंग से देख लीजिएगा, और जो भी चीजें आपने ड्राइव की वो सब एक बार खुद से आप करके देखिएगा। तो अब आपको आने वाले लेक्चर में हम इसी का एप्लीकेशन करेंगे ना, इन्हीं चीज़ों का एप्लीकेशन करके हम आगे सवाल करेंगे या फिर नई नई चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी ढंग से आप नोट्स जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। ओके।